नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज के इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे 12th क्लास हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस चैप्टर से हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। काफी समय से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेके आइए। देखिए, इससे पहले आप सभी को मालूम होगा कि इससे पहले के जो 2 चैप्टर है आपका ईंटे मन के तथा अस्थिया और राजा किसान और नगर, ये दोनों ही चैप्टर की इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। देखिए, उन दोनों वीडियो की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे पास फेस वीडियो बनाने के लिए जो भी मतलब चीजें चाहिए थी अपने पास मौजूद नहीं था। लाइटिंग की सही व्यवस्था हमने नहीं कर रखी थी। वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी भाई देखो, क्वेश्चंस ऐसे हैं, हर चैप्टर से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं ना, जो कि बार बार हर बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। और इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, 90% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो, क्लास टेस्ट दे रहे हो, अभी जो भी चैप्टर का क्लास टेस्ट होता है भाई, वीडियो देख के चले जाओ, उसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे। आपके मिड टर्म एग्जाम होंगे, मिड टर्म में ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही साथ फाइनल के लिए तो भाई ये सारे क्वेश्चन आपको करने ही होंगे। तो वीडियो की क्वालिटी में मत जाना भाई, क्वेश्चन देख लेना, और सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से तैयार करके जा रहे हैं आप सभी को, है ना। टाइम को आप ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा अपने हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग हमारे चैप्टर का नाम है। पूरी तरीके से महाभारत के ऊपर आधारित हमारा ये चैप्टर है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन महाभारत से ही आधारित क्वेश्चन हमारा बनता है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार किया गया। देखो जी, इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो की खासियत क्या है। देखो, आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, है ना। पेपर में जो बोर्ड एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है, वो 2 तरीके से पूछा गया है ना। 2 तरीके से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो को देखने का एक और फायदा आपको ये हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन को नॉलेज होगा, और एक क्वेश्चन को किस किस तरीके से पूछा जाता है वो भी मैं बताता हुआ चलूंगा। तो आपको क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज हो जाने वाला है। किसी भी क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं, आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, है ना। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किस प्रकार तैयार किया गया। समालोचनात्मक का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि किसी चीज में जो भी नेगेटिव जो चीजें है या फिर पॉजिटिव चीजें है ना, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्षों का देख के उसके बारे में विश्लेषण करना समालोचनात्मक अध्ययन कहलाता है ना। तो इसमें हमें महाभारत का समालोचनात्मक अध्ययन कैसे किया गया, उसका संस्करण कैसे तैयार किया गया, उसके बारे में बताना है। अथवा में क्या है कि महाभारत के संस्करण तैयार करने के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। सोपान का मतलब एक तरीके से होता है अलग अलग जो चरण थे, अलग अलग स्टेप जो लिए गए थे महाभारत के जो संस्करण है उसको तैयार करने के लिए, उसके बारे में आपको बताना है। तो दोनों ही क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन बस पूछने का तरीका अलग है, दोनों ही हमें क्या करना है, सेम आंसर बताना है। कुछ भी आंसर में आपको ना रत्ती भर भी चेंज नहीं करना, सेम टू सेम आंसर दोनों में बताने का है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन की खासियत क्या है, ये क्वेश्चन आपके कई बार लॉन्ग में भी आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है, दोनों टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले आप बताएंगे कि जो महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण की जो परियोजना है ना, इसकी शुरुआत 1919 में की गई थी, है ना। और संस्कृत के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे जिसका नाम था वीएस सुबथांकर। ठीक है जी, वीएस सुबथांकर के नेतृत्व में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, है ना। ये बता दिया। अब इस परियोजना पे काम करने वाले जो विद्वान थे, बहुत सारे विद्वान थे, एक विद्वान नहीं थे। स्टार्ट तो वैसे वीएस सुबथांकर ने किया था, लेकिन समय के साथ इनके साथ और भी बहुत सारे विद्वान आ जुड़ते हैं और इस परियोजना को पूरा करने का जिम्मा उठाया। और परियोजना पे काम करने वाले जो विद्वान थे, उन्होंने क्या क्या काम किया, ठीक है, किस कौन कौन से कदम उन्होंने उठाए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, देश के विभिन्न भागों से जो पांडुलिपि लिखी गई थी, जो भी लिपियां लिखी गई थी महाभारत की, है ना, जो संस्कृत में पांडुलिपि लिखी थी या दूसरी भाषाओं में लिखी थी, उन सभी को एकत्रित किया गया। तो सबसे पहला काम क्या किया गया, महाभारत की पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। सभी पांडुलिपियों में पाए गए श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढा गया। अब क्या किया उन्होंने, पांडुलिपि में जो श्लोक लिखे गए हैं उसका तुलना करने का एक तरीका ढूंढा। उन श्लोकों का चयन किया गया जो सभी पांडुलिपि में पाए गए थे। मतलब ऐसे श्लोक सिलेक्ट किए गए जो सभी पांडुलिपि, जितने भी पांडुलिपि अलग अलग क्षेत्र से एकत्रित किए गए थे, और जो श्लोक सिमिलर थे, एक जैसे थे, उनको अलग कर दिया गया, है ना। और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों पे कर दिया। मतलब जो अलग श्लोक वगैरह जो मिले थे, कुछ डिफरेंस जो चीजें थी, उसको 13,000 पृष्ठों पे क्या कर दिया, विद्वानों ने प्रकाशित कर दिया। और इस परियोजना को पूरा होने में टोटल 47 वर्ष का समय लगा, यानी कि 47 वर्ष में जाके ये जो परियोजना है वो पूरा हो पाया था। तो ये पूरी तरीके से महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की जो परियोजना थी
उसके बारे में था। अब देखो इस जब परियोजना पूरा हो गया तो दो बातें उभर के सामने आ गई भाई। कौन कौन सी दो बातें उभर के सामने आ गई? एक तो संस्कृत के श्लोकों में समानताएं पाई गई, है ना, मतलब कि जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से जो संस्कृत के श्लोक मिले महाभारत के, वो सभी एक जैसे थी, सब में समानताएं थी, ठीक है। और दूसरा जो बात उभर के सामने आया वो क्या था? तो क्षेत्रीय प्रभेद उभर के सामने आ गया जी। क्षेत्रीय प्रभेद का मतलब क्या था कि जो अलग अलग क्षेत्र में जो अंतर है, जो विविधताएं हैं, वो भी उभर के सामने आ गई, है ना। और ये क्षेत्रीय प्रभेद जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी क्षेत्रों में विविधताएं थी उस सब चीजों के बारे में बताती थी, है ना। तो क्षेत्रीय प्रभेद भी आप लोग समझ गए, क्षेत्रों में विविधताएं नजर आने लगी, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आप महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण की परियोजना वाले टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे, है ना। देखो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि भैया साइड हटके किया करो, देखो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक कॉर्नर पकड़ लूं, है ना, और एक कॉर्नर से मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूं। पहले क्या होता था कि बीच में मैं खड़ा हो जाता था फिर समझाया करता था। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि भैया हमें नोट्स बनाना होता है, हम खुद भी लिख रहे होते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे मेरे बहुत मेहनती है जो कि खुद से लिख रहे हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं भैया कमेंट करते हैं भैया फ्री पीडीएफ दे दो, भैया पीडीएफ प्रोवाइड करा दो। तो देखो यार, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे भाई जो स्टूडेंट है खुद से चीजें बनाए, खुद से लिखे, बहुत अच्छी बात है। कहीं से किसी दूसरे की पीडीएफ का या फिर दूसरे के नोट्स को आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप अगर खुद से बना रहे हैं तो चीजों को समझ भी रहे हैं, चीजों को आप अच्छे से याद भी कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी आदत है आप सभी के लिए और इसको आप नोट डाउन करते हुए चले तो और अच्छी बात है मेरे लिए भी और आप सभी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है? सभी परिवार एक जैसे होते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत है? देखो जी, सभी परिवार एक जैसे होते हैं क्या? आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं होते भाई, सभी परिवार एक जैसे नहीं होते, हम इस कथन से सहमत नहीं है। परिवारों में लोगों की संख्या, है ना, अलग अलग होती है। रहन सहन, एक परिवार दूसरे परिवार का रहन सहन अलग अलग होता है। भोजन की बात करें तो हो सकता है कि एक फैमिली में अलग टाइप के भोजन ग्रहण किए जाते हो, दूसरे फैमिली में अलग टाइप के भोजन ग्रहण किए जाते हो, है ना जी। तो कुछ कुछ परिवार में क्या होता है कि अपने मतलब चचेरे भाई मौसेरे भाई का खून का रिश्ता मानते हैं, कुछ फैमिली में ऐसा नहीं भी होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप बताएंगे, इन सभी चीजों से आप बता सकते हैं कि सभी परिवार जो है वो एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत आसान था ये तो यार, खुद से भी आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से भी लिख सकते हो। चलो आगे आ जाओ। देखो मैं आप सभी को यह भी बताता हुआ चलूंगा, हिस्ट्री में अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स जो शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें लगभग 80 से 100 वर्ड में आंसर लिखने होते हैं, तो उसमें हम कितना आंसर लिखेंगे? जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन ये, तो ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर में आ जाएगा? अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो सीबीएसई बोर्ड में भाई 3 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। 3 नंबर से ऊपर के नहीं आते, 3 नंबर में आता है। 8 नंबर के लिए क्वेश्चन नहीं बनता भाई, पहले ही मैं बता देता हूं, ठीक है। अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं तो भैया ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर में आ जाएगा। 2 नंबर में भी आते हैं तो 2 नंबर में भी आ सकते हैं, और है ना। तो इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे, यहां से आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर आपको कम से कम 80 से 100 वर्ड में लिखने होंगे, तो 80 से 100 वर्ड आराम से बना सकते हो, है ना। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि भाई किस तरीके से आंसर लिखना है, तो ये वीडियो देखना भाई, इस वीडियो में जितना आंसर मैंने बता रखा है, जितना जितना इसमें पीडीएफ में आपको आंसर दिख रहा है उतना ही लिखना है, उससे ज्यादा न कम। बस जितना बता रखा है उतना लिखते जाओ, नंबर पाते जाओ। देखो क्वेश्चन क्या है कि पितृवांशिकता व्यवस्था के आदर्शों का वर्णन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या बताना है जी? पितृवांशिकता व्यवस्था का अर्थ बताना है। उसके बाद ये भी बता देना है कि पुराने समय में हमेशा पितृवांशिकता व्यवस्था को फॉलो नहीं किया जाता था। अब आंसर यहां देखो कैसे लिखा है कि पितृवांशिकता व्यवस्था में क्या होता है, पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर अधिकार जता लेता है ना। अधिकतर राजवंश प्रणाली जो है इसी का अनुसरण करते थे, यानी कि पुराने समय में पिता के मृत्यु के बाद पुत्र का ही उसके संसाधन पे हक होता था, फिर उसके पोते का, फिर परपोते का, इस तरीके से की चीजें चलती रहती थी। कभी अब देखो ये पितृवांशिकता व्यवस्था का जो अनुसरण था वो हमेशा नहीं होता था। जैसे कि कभी पुत्र के ना होने पर एक भाई दूसरे भाई का उत्तराधिकारी बन जाता था। मान लो किसी राजा का कोई सगा पुत्र नहीं है तो अपने भाई को ही अपना उत्तराधिकारी बना देता था। कभी बंधु बांधव सिंहासन पर बैठ जाते थे, यानी कि बंधु बांधव का मतलब क्या है कि कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, उसको गद्दी में बैठा दिया। कुछ विशिष्ट परिस्थिति में स्त्री जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करती थी। आपको सभी को पता है कि प्रभावती गुप्त ने भी सत्ता का उपभोग किया था, है ना। वाकटक महारानी थी, है ना, तो और इसने भी चंद्रू द्वितीय की पुत्री थी, लेकिन इसने भी सत्ता का उपभोग किया था। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथों में मंत्रों में भी पितृवांशिकता का पता चलता है। जो ऋग्वेद है
ऋग्वेद के जो भी ग्रंथ थे, कर्मकांडीय ग्रंथ थे, उसमें भी पितृवांशिकता व्यवस्था के बारे में बताया गया है। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने के कारण उनके भाई पांडु को सिंहासन सौंपा जाता है। ठीक है जी। जो धृतराष्ट्र था आपको पता है वो अंधा था, नेत्रहीन था, और लेकिन सत्ता इसको मिलना था, लेकिन इसके छोटे भाई को मिल गया, पांडु को मिल गया, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक ठाक था, है ना। महाभारत में भी बांधवों के दो दलों, कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करता है। यह दोनों कुरु वंश से संबंधित है, जिनका जनपद पर शासन था। ठीक है जी। कुरु वंश था इनका, और कुरु जनपद का भी नाम है। ठीक है जी। कुरु क्या है जी, यहाँ पे कुरु एक जनपद का नाम है, जहां के सिंहासन को लेके कौरवों और पांडवों के बीच में ये युद्ध होता है। तो कुल मिला के पितृवांशिकता व्यवस्था के बारे में ये 3-4 पॉइंट आप लिख देंगे, बहुत है। 3-4 पॉइंट काफी है, इनफ है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि क्या भैया अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 ही पॉइंट लिखे, या 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 ही पॉइंट लिखे। भाई मैं कहूंगा हिस्ट्री में जितना आपको आंसर आता है ना पूरा लिखो। 3 नंबर का है तो कम से कम 4-5 पॉइंट लिखो, 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट लिख के आओ। ये नहीं कि 3 पॉइंट ही लिख के आ जाएंगे 3 नंबर में, भाई दिक्कत हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा से ज्यादा आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है जी। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, धर्मशास्त्र में वर्णित विवाह के नियमों का वर्णन कीजिए। हमारे धर्मशास्त्र में जो भी विवाह के नियमों का वर्णन किया गया है उसके बारे में इस क्वेश्चन में आपको समझाने का है। अच्छा, तो विवाह के नियम की हम बात करें तो हमारे धर्मशास्त्र जो है ना, आपको पता है पुराने समय में समाज को जो भी चलाने के लिए जो नियम कायदे लिखे गए थे वो धर्मशास्त्र में ही लिखे गए थे। धर्मशास्त्र का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मनुस्मृति है, आप सभी को मालूम है। तो धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह के नियमों का वर्णन किया गया था, है ना। और इसमें से जो पहले 4 है उसको उत्तम माना जाता था और बाकियों को निंदनीय माना जाता था, मतलब सही नहीं माना जाता था वो। ठीक है। जो निम्न कुल के लोग थे वो बाद के जो 4 विवाह के नियम थे उसको फॉलो करते थे। यह विवाह पद्धति उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। मतलब कि स्टार्टिंग के 4 जो थे वो शुद्ध थे और बाकी के जो 4 जो थे वो अशुद्ध थे, जिसको वो लोग फॉलो करते थे जो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों को फॉलो नहीं करते थे। वो बाद के 4 जो विवाह के नियम थे उसको फॉलो किया करते थे। अब विवाह के 4 प्रकार के बारे में यहाँ पे भाई हमने विस्तार पूर्वक लिख रखा है। ठीक है जी। चलिए इन चारों के बारे में हम बात कर लेते हैं, किस तरीके से ये व्यवस्था जो थी विवाह की वो काम करती थी। तो सबसे पहले अंतर्विवाह में क्या होता था कि एक ही गोत्र के जो सदस्य है ना, जो एक ही गोत्र के सदस्य है वो आपस में विवाह संबंध स्थापित करते थे, यानी कि स्त्री और पुरुष सेम गोत्र के होते थे। अभी गोत्र क्या होता है आगे क्वेश्चन है, वहां पे आपको समझने को मिलेगा, बस वीडियो देखो। बहिर्विवाह में क्या होता था, गोत्र के बाहर। अंतर्विवाह में गोत्र के अंदर, और बहिर्विवाह में क्या होगा, गोत्र के बाहर विवाह संबंध बनाए जाएंगे। बहुपत्नी से ही समझ में आता है। बहुपत्नी प्रथा में क्या होता था कि एक ही पुरुष के अनेक पत्नियां होती थी, है ना। बहुपति प्रथा में एक स्त्री के अनेक पति हुआ करते थे। तो इस तरीके से विवाह के 4 नियमों का वर्णन किया गया था। तो पिता के वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। पुत्रियों को पैतृक संसाधन पर कोई अधिकार नहीं मिलता था, है ना। पुत्रियों का विवाह गोत्र के बाहर कर देना ही ज्यादा सही माना जाता था। ठीक है जी। देखो पुत्रियों का जो विवाह होता था ज्यादातर गोत्र के बाहर कर दिया जाता था, अर्थात ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। ठीक है जी। तो ये बहुत कोशिश रहती थी कि सही एज में, मतलब कम से कम एज में ही लगभग उस समय क्या होता था, विवाह करवा दिया जाता था। कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। तो कन्यादान करना एक पिता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम माना जाता था, है ना जी। चलिए, वैसे तो विवाह के नियम के बारे में ही बताना था, ये 4 विवाह के नियम हो गए, बस इनफ है। आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा गोत्र के बारे में, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, ध्यान से देखना, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो गोत्र क्या होते हैं, गोत्र के नियम बताइए, गोत्र से क्या समझते हैं। तो मैंने आपको बोला कि हमारे वैदिक काल में बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, है ना। और गोत्र का निर्धारण भी इन्हीं ऋषि मुनियों के नाम पे किया जाता है। सप्त ऋषि की बात की जाती है, जो सप्त ऋषि हुए ना, उन्हीं सप्त ऋषियों के नाम पे गोत्र का निर्धारण किया गया है। ठीक है जी। तो गोत्र का सिंपल परिभाषा क्या बताएंगे, प्रत्येक गोत्र का निर्धारण एक वैदिक ऋषि के नाम पे होता है। जो व्यक्ति जिस ऋषि का वंशज माना जाता है ना, उसका गोत्र भी हुए। मान लो अगर मेरा वशिष्ठ गोत्र है, ठीक है, मेरा जो गोत्र है वो क्या है, वशिष्ठ है, वशिष्ठ।
ठीक है, मेरा गोत्र जो है वो वशिष्ठ है, तो मैं कहीं ना कहीं ऋषि वशिष्ठ का ही वंशज माना जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से गोत्र का निर्धारण होता था। गोत्र का निर्धारण किसी न किसी वैदिक ऋषि के नाम पे होता था। वैदिक काल में जो ऋषि मुनि हुए उन्हीं के नाम से गोत्र का निर्धारण होता है। ठीक है जी, इसी के बारे में 2 पॉइंट में हमने लिख रखा है। आगे गोत्र के 2 नियम थे। गोत्र के 2 नियम क्या थे कि विवाह के पश्चात क्या होगा, हमेशा विवाह के पश्चात स्त्री को पिता के स्थान पे पति के गोत्र को अपनाना होगा। मतलब पति के गोत्र का वो मानी जाएगी, पति के गोत्र को अपना लेगी, और एक ही गोत्र में कभी विवाह संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। ये भी गोत्र का नियम था। तो ये 2 गोत्र के नियम थे जिसको फॉलो किया जाता था, है ना। आज भी करते हैं कई एरियाओं में। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या भारतीय इतिहास में माताएं महत्वपूर्ण थी? अगर ऐसा सवाल आता है तो आप लिख देना हाँ जी हाँ बिल्कुल थी, माताएं भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण थी। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या रीजन है? तो देखो, कुछ राजा जो थे वो अपनी माताओं को बहुत ज्यादा महत्व दिए, जैसे कि सातवाहन राजाओं की बात कर ले। ठीक है जी, सातवाहन। अब सातवाहन राजाओं की खासियत क्या थी कि इन्होंने क्या किया, अपने नाम के आगे किसका नाम लगा दिया, माता का नाम लगा दिया। एग्जाम्पल के लिए आप क्या बताओगे, गौतमी पुत्र श्री सातकनी। ठीक है, तो यहां पे गौतमी क्या है, गौतमी मां का नाम है, श्री सातकनी राजा का नाम है। तो अपने नाम के आगे क्या लगा दिया, गौतमी पुत्र लगा दिया इसने, यानी कि गौतमी का पुत्र है। तो इस तरीके से समझ में आता है कि सातवाहन राजा अपनी माताओं को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप लोग। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बहुत, वर्ण व्यवस्था से जुड़े आजीविका का वर्णन कीजिए। तो वर्ण व्यवस्था से जुड़े आजीविका की अगर हम बात करें, वही चारों वर्णों का नाम बताना है और वो क्या काम करते थे वो बताना है। तो वर्ण व्यवस्था में सबसे पहले नंबर पे ब्राह्मण आ गए, अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना, करवाना, दान देना, लेना, है ना, ये ब्राह्मणों का काम था। दूसरे नंबर पे क्षत्रिय आ जाते हैं, इनका काम क्या था, युद्ध करना, न्याय करना, लोगों की रक्षा करना, दान देना, है ना, ये इनका काम हो गया। तीसरे नंबर पे वैश्य आते हैं, वैश्यों का काम क्या था, कृषि करना, गौ पालन करना और व्यापार करना। बाकी वेद वगैरह पढ़ सकते थे ये, और ब्राह्मणों को दान दे सकते थे, दान दक्षिणा देने का काम था। शूद्रों की बात करें तो जो शूद्र थे उनके लिए सिर्फ एक ही काम था, ऊपर के जो तीनों वर्ग है उनकी सेवा करना, है ना, ये इनका काम था। तो ये वर्ण व्यवस्था के बारे में हो गया आपका। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वर्ण व्यवस्था के नियम का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने कौन सी नीति अपनाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई नीतियों की बात करें तो 3 नीतियां अपनाई थी जी। 3 नीतियों के माध्यम से ब्राह्मणों ने क्या किया, वर्ण व्यवस्था को फॉलो करवाया लोगों से, लोगों के बीच में इसको प्रचलन में लाया, है ना। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को ना मतलब वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मणों ने एक दैवीय व्यवस्था बता दिया। दैवीय व्यवस्था यानी कि जिस व्यवस्था को देवताओं ने बनाया हो। ब्राह्मणों ने लोगों को विश्वास दिलाने लगे कि इस व्यवस्था को हमने नहीं बनाया बल्कि किसने बनाया, भगवान ने बनाया है जी। ठीक है, तो इसलिए लोगों ने इस व्यवस्था को फॉलो किया। शासकों द्वारा इस व्यवस्था को लागू करवाया, बहुत सारे राजाओं के ऊपर दबाव बनाया कि भाई आप अपने साम्राज्य में कठोर तरीके से इस व्यवस्था का पालन करवाए। वर्ण व्यवस्था के नियम का अगर कहीं भी उल्लंघन होता है तो कड़ा से कड़ा दंड उस व्यक्ति को दिया जाए जो वर्ण व्यवस्था के नियमों को नहीं मानेगा। लोगों को विश्वास दिलाया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, यानी कि जो ऊंचे कुल में जन्म लिया है ऊंचा है, जो निम्न कुल में जन्म लिया है वो नीचा माना जाएगा। ये लोगों को विश्वास दिलाना शुरू कर दिया ब्राह्मण लोगों ने, और मतलब ब्राह्मणों ने। ठीक है, और इस तरीके से वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन करवाया गया। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था का निर्माण क्यों किया? जो ब्राह्मण थे, आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मणों ने बनाया, उसके बाद जाति व्यवस्था का निर्माण इन्होंने क्यों किया? तो देखो, वर्ण व्यवस्था बना दिया। वर्ण व्यवस्था भी लोगों के काम के आधार पर बनाया गया कि ये काम करेंगी, एक वर्ण में बहुत सारे काम जोड़ दिए गए। लेकिन जाति में क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर एक वर्ग के हिसाब से, एक काम के हिसाब से ही अनेक जातियां बनाई गई, है ना। तो ब्राह्मण लोग जब कहीं जाते तो उनका एक ऐसे व्यवसाय वाले से सामना होता जिसको वर्ण व्यवस्था के किसी दायरे में नहीं रखा जा सकता था, है ना। ऐसे काम कर रहे हैं जिसको वर्ण व्यवस्था वाले वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने क्या किया, फिर लोगों को अनेक जातियों में बांटना स्टार्ट कर दिया काम के आधार पर, है ना। जैसे कि जो कपड़ों को बुनने वाले थे बुनकर कहलाने लगे, हाथ से काम करने वाले काश्तकार हो गए, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार हो गए, तेल बेचने वाले तेली हो गए, है ना। इस तरीके से अनेक जातियां बना दी, है ना। और ज्यादा भेदभाव फिर
समाज में जो है वो बढ़ने लगा। बस इसमें इतना ही है और कुछ खास जानकारी नहीं दे रखी है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कर देंगे। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, क्या आप इस कथन से सहमत है कि आरंभिक राज्य में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे? क्या लगता है आप सभी को कि राजा हमेशा क्षत्रिय वर्ग से होता था? तो भाई मेरे को तो ऐसा लगता है कि राजा क्षत्रिय वर्ग से नहीं होता था। ठीक है, मतलब ऐसा रूल बनाया गया था कि राजा क्षत्रिय वर्ग से होगा, लेकिन हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी नहीं था, क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जिससे पता लगता है कि राजा जो था वो क्षत्रिय कुल से नहीं था बल्कि दूसरे कुल से भी आया हुआ था। देखो जी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। पहला एग्जाम्पल आप मौर्य वंश की बात कर लो तो मौर्य वंश भारत का सबसे पहला साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को लेके बहुत ज्यादा बहस है कि भाई वो निम्न कुल का था। मतलब ज्यादातर जैसे कि हम बात करते हैं ब्राह्मणीय शास्त्र, तो ब्राह्मणीय शास्त्र में इसको निम्न कुल का बताया गया मौर्य राजाओं को, और जो बौद्ध ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथों में उनको उच्च कुल का बताया गया था। ठीक है, लेकिन ब्राह्मणीय शास्त्रों में इनको निम्न कुल का बताया गया, और निम्न कुल का होने के बावजूद भी विशालकाय साम्राज्य की नींव डाली चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो निम्न कुल का व्यक्ति भी राजा बन सकता था। शुंग और कर्ण ये मौर्य के उत्तराधिकारी थे, मौर्य के बाद इन्होंने भारत में शासन किया, और ये अब ब्राह्मण थे, ब्राह्मण होते हुए भी राजा बन गए जी। ठीक है, रुद्रदमन की बात कर लेते हैं जो कि शक वंश का राजा था। कौन से वंश का राजा? शक। ठीक है, जो कि गुजरात में शासन किया था। कहां शासन किया? गुजरात में। ठीक है जी, और ब्राह्मण इसको मलेच्छ, बर्बर, अन्य देशी कह देते थे। ऐसे लोग जिनको संस्कृत भाषा का जरा भी ज्ञान नहीं होता था, ऐसे लोगों को मलेच्छ कहा जाता था। लेकिन रुद्रदमन की खासियत क्या थी? बहुत ही अच्छा राजा था। ठीक है जी, बहुत ही मतलब लोगों की प्रजा की का ध्यान रखता था ये बहुत। और इसने रुद्रदमन ने क्या किया था जी? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, गुजरात में एक झील था सुदर्शन झील, इसके तटबंध टूट गए थे, तो इसने क्या किया? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, और इस वजह से अपने लोगों में, अपनी प्रजा में बहुत ज्यादा लोकप्रिय था और राजा बना था ये। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आजा भाई आजा। हाँ, अगला है सातवाहनों का एग्जाम्पल देंगे जी। सातवाहन अपने आप को क्या बताते थे? अनूठा ब्राह्मण। अनूठा मतलब कि उच्च कोटि का ब्राह्मण मानते थे भाई ये। ठीक है, जैसे कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने अपने आप को अनूठा ब्राह्मण बताया, और क्षत्रियों के दर्पण का हनन करता, यानी कि क्षत्रियों के अधिकारों का हनन करता बता दिया इसने अपने आप को, और ब्राह्मण होते हुए भी राजा बन गया। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि राजा बनने के लिए क्षत्रिय कुल में जन्म लेना जरूरी नहीं था, बल्कि राजा हर वो व्यक्ति बन सकता था जिसके अंदर योग्यता है, कौशल है, लोगों के लिए संसाधन जुटा सकता था, लोगों के लिए कार्य कर सकता था, वो राजा बन सकता था। ठीक है, तो राजा हर वो व्यक्ति बन सकता था जो लोगों के लिए कार्य कर सके। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। देखो चांडालों के कर्तव्य बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चों को जल्दी याद भी हो जाता है और मजा भी आ जाता है बच्चों को। अब हुआ क्या, मैं बात करूं 12th क्लास की, जब मैं 12th क्लास में था तो मेरा एक दोस्त था। ठीक है, 12th में मेरा एक दोस्त था, उसको ना पूरे हिस्ट्री में एक ही टॉपिक आता था, वो था चांडालों का कर्तव्य। इसके अलावा उसको कुछ आता ही नहीं था। जब भी हम सवाल जवाब करना स्टार्ट करते तो सीधा आ जाता, जैसे हम पूछ रहे भाई गौतम बुद्ध के बारे में बताओ या गौतम बुद्ध की शिक्षाएं बताओ, तो वो टॉपिक बदल देता। वो कहता अबे यार वो चांडाल वाला टॉपिक था ना यार, उस पर बात करते हैं। और चांडालों के बारे में जब बात करते तो वो पचर 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 अपना आंसर ही बोलना शुरू कर देता। ठीक है, तो कुछ भी हम हिस्ट्री में कुछ भी हम पढ़ने जाते तो वो सिर्फ चांडालों की बात करता, सिर्फ चांडालों वाला ही टॉपिक उसको याद रहता और कुछ याद ही नहीं रहता। तो ऐसा था मेरा एक दोस्त। ठीक है, चलो देखो, तो चांडालों के कर्तव्य की बात कर लेते हैं। मनुस्मृति आप सभी को पता है ना, मनुस्मृति क्या है जी? भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। पुराने समय में जो समाज को चलाया जाता था, भारतीय समाज को, वो मनुस्मृति के माध्यम से ही चलाया जाता था, है ना। तो मनुस्मृति में एक तो भाई चांडाल होते कौन है, एक ये भी समझ लो। चांडाल ऐसे लोगों को कहा जाता था जो मरे हुए जानवरों को छूते थे और जो लोगों का अंतिम संस्कार वगैरह करवाते थे, है ना। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती थी। मरे हुए जो कोई व्यक्ति है जिसका कोई सगा संबंधी नहीं है तो उसका भी अंतिम संस्कार करवाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती थी। मेन काम यह था कि ये मरे हुए जानवरों को छूते थे, इसीलिए इनको चांडाल कहा जाता था। ठीक है, और मनुस्मृति में इनके कुछ कर्तव्यों का वर्णन किया गया था और बहुत ही घटिया किस्म की जिंदगी थी भाई इन लोगों की, बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। देखो, उन्हें गांव से बाहर रहना होता था, फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनते थे, लोहे के आभूषण पहना करते थे, रात्रि में गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। ठीक है,
संबंधियों से विहीन, मतलब जिसका कोई सगा संबंधी नहीं है, वो अगर मर गया तो भाई उसका अंतिम संस्कार यही करते थे। जब ये सड़कों पे आते थे दिन के समय भी तो करताल बजाकर आते थे, करताल बजाकर अपने होने का, अपने आने का मतलब संदेश दे देते थे कि भाई हाँ मैं आ रहा हूँ। करताल मतलब समझते हैं ना, वो जो कीर्तन में बजता है झन 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 झन, उसको करताल कहा जाता है। तो करताल बजा के अपने आने का संकेत देते थे। तो इस तरीके से इनकी जिंदगी थी। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति के अनुसार स्त्री और पुरुषों द्वारा संपत्ति अर्जित करने के तरीकों का वर्णन कीजिए। इसमें क्या समझाना है बच्चों? इसमें आप सभी को समझाना है मनुस्मृति के अनुसार स्त्री और पुरुष किस तरीके से संपत्ति अर्जित करते थे प्राचीन समय काल में। ठीक है जी। तो देखो रूल ये था कि माता पिता के मरने के बाद जो संपत्ति है उसको सभी पुत्रों में समान रूप से बांटा जाएगा, है ना, समान रूप से सभी पुत्रों में बांटा जाएगा। लेकिन एक और रूल ये था कि सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो होगा उसको विशेष भाग का हिस्सेदारी मिलेगा। जैसे कि हम प्रभु श्री राम की बात कर ले तो हमारे प्रभु श्री राम जो थे वो टोटल 4 भाई थे, लेकिन सबसे बड़े राम प्रभु श्री राम थे हमारे, है ना। तो सिंहासन का जो हक मिला वो प्रभु श्री राम को ही मिलना था। ठीक है जी। तो ये रूल था कि जो ज्येष्ठ भ्राता होगा, जो ज्येष्ठ भाई होगा, सबसे बड़ा भाई होगा, उसको विशेष भाग का भागीदारी माना जाएगा, क्योंकि उस दुनिया में पहले आया है बाकी भाइयों की तुलना में, है ना। स्त्रियां अपने पिता के संपत्ति पे हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, लेकिन विवाह के समय कुछ उपहार, कुछ भेंट मिलता था जिसको स्त्री धन माना जाता था और उस पे स्त्री का ही हक होता था। ठीक है जी। मनुस्मृति में पुरुषों द्वारा संपत्ति अर्जित करने के 7 तरीकों का वर्णन किया गया। ठीक है जी। 7 तरीके थे जैसे कि पुरुष संपत्ति अर्जित कर सकते थे, जैसे कि विजित करके यानी कि जीत करके, खोज करके, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट करे, खरीद कर कोई जमीन खरीद ले या कुछ भी खरीद ले, कार्य करे यानी कि मेहनत करे, और सज्जनों द्वारा जो भी उसको भेंट मिल रहा है यानी कि दोस्तों से कुछ उपहार भेंट मिल रहा है वो, है ना। मनुस्मृति में स्त्रियों द्वारा संपत्ति अर्जित करने के 6 तरीकों का वर्णन है, जैसे कि वैवाहिक अग्नि के समय कुछ भेंट मिल रहा है ना, या फिर वधुगमन यानी कि विदाई के समय कुछ उपहार भेंट मिल रहा है, माता पिता से कुछ भी उपहार भेंट मिल रहा है, या फिर परवर्ती काल में कुछ भी यानी कि शादी से पहले कुछ भी उपहार भेंट उसको मिला है, या फिर उसको अपने पति से जो उपहार भेंट मिल रहा है, वो सारी चीजें स्त्री द्वारा संपत्ति अर्जित करने के तरीके थे, उसको स्त्री धन माना जाता था। ठीक है जी। समझ में आ गया? चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी भी साहित्यिक ग्रंथ का अध्ययन करते समय इतिहासकारों को किन किन पहलुओं पर विचार करना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी साहित्यिक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हो तो किसी भी साहित्यिक ग्रंथ का अध्ययन करते समय किसी भी इतिहासकारों को कौन से बातों को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। जैसे कि मान लो महाभारत एक साहित्यिक ग्रंथ है और मेरे को महाभारत से इतिहास की रचना करनी है, तो मैं कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखूंगा, ठीक है, उसी के बारे में आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। अथवा में क्या क्वेश्चन है कि भाई महाभारत जैसे जटिल ग्रंथ को समझने के लिए इतिहासकारों को कठिनाइयों का एक कठिन काम है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मतलब महाभारत जैसे जटिल ग्रंथों का विश्लेषण करना एक बहुत ही कठिन काम है, क्यों? तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखना है। जैसे कि सबसे पहले भाषा को देखना होगा भाई, किसी भी साहित्य ग्रंथ का अध्ययन करूंगा तो सबसे पहले मेरे को भाषा देखना होगा कि भाई उस ग्रंथ की भाषा क्या है ना, मतलब किस भाषा में ग्रंथ को लिखा गया है। अब देखो अगर संस्कृत भाषा होता था, अगर मान लो कोई प्राचीन ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, किस भाषा में, मान लो कि संस्कृत, ठीक है, मान लो कोई ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है, तो पुराने समय में क्या होता था, संस्कृत कौन से वर्ग के लोग बोलते थे, ज्यादातर ऊंचे वर्ग के लोग थे, है ना, जो विशिष्ट पुरोहित होते थे, पंडित लोग होते थे, ब्राह्मण होते थे, वो बोला करते थे। तो संस्कृत भाषा में कोई ग्रंथ लिखा है तो ये समझ में आ जाएगा कि वो ऊंचे वर्ग का कोई ग्रंथ रहा होगा। या फिर कोई ग्रंथ मान लो कि पाली या फिर प्राकृत अथवा तमिल में जो है, जो आम लोगों की भाषा थी, आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी, ठीक है, आम लोगों की भाषा थी, तो इसमें लिखा है तो मान लो कि वो आम लोगों के लिए लिखा गया होगा, कुछ ऐसा, इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं। तो पहले देखना होगा ग्रंथ की भाषा क्या है। दूसरे नंबर पे देखना होगा प्रकार क्या है। प्रकार यानी कि ग्रंथ जो है वो किस रूप में है, क्या ग्रंथ कथा के रूप में लिखा गया है, ठीक है, या फिर कहानियों के रूप में लिखा गया है, या फिर मंत्रों के रूप में लिखा गया है, ठीक है। अब मान लो कि कोई ग्रंथ जो है वो कथा के रूप में लिखा गया है, तो कथा के रूप में होगा तो किसी को सुना सकते हो, कहानियों के रूप में भी है तो किसी को सुना सकते हो, अगर मंत्र के रूप में है तो उसका उच्चारण हो सकता है, ठीक है जी, उच्चारित किया जा सकता है उसको, तो ये देखना होगा। उसके बाद क्या देखना होगा जी, ग्रंथ का लेखक कौन है ना जी, ग्रंथ का लेखक कौन है जिसके माध्यम से ग्रंथ की रचना हुई है, किसने ग्रंथ को लिखा है। जैसे कि महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा है ना, तो ये भी देखना होगा कि ग्रंथ का लेखक कौन है।
रचना काल क्या है, रचना काल यानी कि रचना करने का समय काल क्या है। उसके बाद रचना स्थान, रचना स्थान यानी कि किस स्थान पे ग्रंथ की रचना हुई है, ये भी देखना होगा। इसके अलावा उद्देश्य, ठीक है जी, उद्देश्य देखना होगा कि भाई ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य क्या है, ये छठे पॉइंट में लिख लेना। छठा पॉइंट ये बता सकते हो कि ग्रंथ का लिखने का उद्देश्य क्या था। जैसे कि महाभारत और रामायण की बात कर लो तो इनको लिखने का मेन पर्पस था ये दिखाना कि हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, ठीक है जी। निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी भी साहित्यिक ग्रंथ का अध्ययन करना है तो आपको बहुत सारी चीजें देखना होगा, जैसे कि ग्रंथ की भाषा क्या है, उसकी रचना काल क्या है, रचना स्थान क्या है, लेखक कौन है ना। इन सारी चीजों का विश्लेषण करने के बाद ही आप किसी ग्रंथ का इस्तेमाल इतिहास की रचना में कर सकते हैं, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। भाई देखो लगातार नॉन स्टॉप बोला जा रहा हूँ, आधे घंटे से ऊपर की वीडियो तो बनी चुकी होगी मेरे ख्याल से, है ना जी। हाँ 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है और अभी कम से कम 2-3 क्वेश्चन और बाकी है। तो आप सभी से भाई रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो, ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ भाई जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना आप लोग सही नाम दे रहे हो मेरे को, ठीक है। तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चलो देखो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, आप इस कथन से सहमत है कि महाभारत के केवल एक ही रचयिता है। इस क्वेश्चन में क्या बताना है, महाभारत के रचयिता के बारे में बताना है कि क्या महाभारत का क्या केवल एक ही लेखक है या अनेक लेखक है ना। ये सिंपल क्वेश्चन। नीचे अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन है तथा 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक महाभारत की रचना के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में आपको क्या समझाना है कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के दौरान महाभारत की रचना के जो भी चरण थे, है ना, उसको समझाना है आपको। तो दोनों भी हमें महाभारत के लेखकों के बारे में बताना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो महाभारत के लेखक की बात करें तो महाभारत की रचना में 1000 वर्ष से भी ज्यादा का समय लगा है। और इसके मूल कथा के रचनाकार की अगर हम बात करें, मूल कथा का मतलब क्या है कि जो शुरुआती के जो चीजें हैं उसको किसने लिखा, तो भाट सारथी ने लिखा है ना। भाट सारथी जो थे, सारथी का मतलब ही होता है जो रथ चलाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इनको सूत भी कहा जाता था, सूत जाति होती है जो रथकार होते हैं, है ना, जो सारथी होते हैं, सारथी की जाति होती है जिनको सूत कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि महाभारत में कर्ण की हम बात करें तो वो सूत पुत्र था, ठीक है जी, सूत जाति से था वो। तो भाट सारथी एक सूत थे, है ना। महाभारत के युद्ध के दौरान जो भी घटनाएं घटती थी, युद्ध में जाते थे तो घटनाएं घट रही है उसके ऊपर कविता कहानी वगैरह लिखा करते थे। इस तरीके से मूल कथा के रचनाकार हम किसको मान सकते हैं जी, भाट सारथी को मान सकते हैं। भाट सारथी नाम याद रखना, भाट सारथी का। उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है, 500 ईसा पूर्व आते आते तक ऐसा माना जाता है कि इस कथा परंपरा पर अधिकार हो जाता है ब्राह्मणों का, ठीक है जी। 500 ईसा पूर्व आते आते तक क्या हुआ, ब्राह्मणों ने इसको लिखना शुरू कर दिया आगे, है ना। उसके बाद 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में क्या होता है, महाभारत के रचना का एक अलग चरण देखने को मिलता है, एक नया चरण, एक अगला चरण देखने को मिलता है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के दौरान। अब ये ऐसा समय काल था जब भारत में विष्णु देव की आराधना शुरू हो रही थी। और आप सभी को पता है कि विष्णु देव जो है वही कृष्ण देव के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में महाभारत में जन्म लिए, अवतरित हुए महाभारत काल में, है ना। और इस तरीके से विष्णु देव की आराधना जो है वो भारत में इसी समय काल में हो रहा था। और जो कृष्ण है वो महाभारत के प्रमुख नायक के रूप में उभर के सामने भी आए थे। आगे देखो अगला पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, और इसको आप अच्छे से समझ भी सकते हो कि मतलब लगभग 200 ईस्वी से 400 ईस्वी में क्या होता है कि मनुस्मृति जो हमारे देश का सबसे प्रसिद्ध वेदिक ग्रंथ था, उसमें से बहुत सारे उपदेशात्मक श्लोक क्या होते हैं भैया, उपदेशात्मक श्लोक से आप क्या समझते हैं, तो उपदेशात्मक श्लोक का मतलब होता है उपदेश देने वाले, जिसमें अच्छे विचार होते हैं, अच्छी अच्छी बातें जिसमें लिखी होती है। तो मनुस्मृति से बहुत सारे उपदेशात्मक श्लोकों को उठा के किसमें डाल दिया गया जी, महाभारत में डाल दिया गया, है ना। महाभारत में डाल दिया गया। और महाभारत स्टार्टिंग में केवल 10,000 श्लोकों वाला एक छोटा सा पिद्दी सा ग्रंथ था, ठीक है। लेकिन जब महाभारत से ग्रंथों को शामिल किया गया तब 1 लाख श्लोकों वाला एक विशाल का ग्रंथ बन गया, ठीक है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद वेद व्यास की बात कर लेते हैं। साहित्यिक परंपरा में महर्षि वेद व्यास को महाभारत का रचनाकार माना जाता है, क्योंकि कंप्लीट इन्होंने ही किया था, है ना, इसकी रचना को। तो इसलिए महाभारत के रचनाकार जो है हमारे वेद व्यास है, इन्हीं को माना जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि महाभारत का लेखक कौन है, तो महर्षि वेद व्यास का नाम बताना। एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन आएगा। सिंपल क्वेश्चन आएगा कि साहित्यिक परंपरा में महाभारत का लेखक किसे माना जाता है, तो वेद व्यास को। क्वेश्चन आ जाए कि मूल कथा, महाभारत के मूल कथा का रचयिता कौन है,
तो फिर भाट सारथी का नाम बताना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है जी, चलो आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है महाभारत की भाषा एवं विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। ठीक है, भाषा भी बताना है और विषय वस्तु। भाषा तो सिंपल भाई, अनेक भाषा में है, महाभारत जो है अनेक भाषा में है, लेकिन इसकी मूल भाषा क्या है जी? संस्कृत है ना, इसकी मूल भाषा संस्कृत है। विषय वस्तु का मतलब क्या होता है भैया? तो विषय वस्तु का मतलब होता है किन चीजों का वर्णन इसमें किया गया है, मूल विषय क्या है इस महाभारत का। तो इसके विषय वस्तु को दो भागों में बांटा गया है, आख्यान और उपदेशात्मक। आख्यान में क्या है जी? कहानियों का वर्णन किया गया है, और उपदेशात्मक भाग में क्या है? उपदेश देने वाली जो बातें हैं उसको लिखा गया है ना। जैसे कि युद्ध के दौरान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया था उसको हम उपदेशात्मक अंश ही मान लेते हैं। लेकिन देखो ये जो विभाजन है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। मैं एक और बात आपको बता दूं, कई बार आख्यान भाग में, जो आख्यान वाला भाग है, ठीक है जी, आख्यान वाले भाग में क्या किया गया? आख्यान वाले भाग में उपदेशात्मक अंश को जोड़ दिया गया, और कई बार उपदेश देने वाली बातों को आख्यान वाले भाग में जोड़ दिया गया। तो ये विभाजन जो है पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, इसी के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बस इतना ही है इसमें, और कुछ जानकारी नहीं दे रखा। चलो आगे आ जाओ। आगे 16वें क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है कि महाभारत के श्रुत सदृश्य की खोज में बीवी लाल के योगदान का वर्णन कीजिए। अब महाभारत के बारे में जो बीवी लाल है, ब्रिजवासी लाल जो है हमारे, उन्होंने क्या किया? उसकी महाभारत की जो मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि महाभारत सिर्फ कहानी के तौर पे है, ये सच्ची घटना कुछ नहीं है वगैरह वगैरह। तो ये क्या करना चाहते थे? महाभारत की खोज को और मजबूत करना चाहते थे। वो चाहते थे कि महाभारत, जैसे हस्तिनापुर है, तो हस्तिनापुर अभी भी एक गांव है, वहां पे वो खनन करते हैं और ये कोशिश करते जानने की कि महाभारत की घटना सही में हुई थी या ऐसा सिर्फ बनावटी कहानी है, इसके बारे में वो जानकारी जुटाना चाहते थे। ठीक है, तो महाभारत की खोज के लिए उन्होंने क्या किया? महाभारत के साक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने 1951 से 52 में मेरठ जिला, जो यूपी में मेरठ जिला है, उसमें एक गांव है हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर नामक गांव में खनन किया। इस क्षेत्र को कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर समझा जाता है, जिसका उल्लेख महाभारत में है। ठीक है जी, तो ये हस्तिनापुर जो है आपको पता है जो कुरुओं की राजधानी थी, है ना, कुरु जनपद, जो कुरु जनपद था, कुरु जनपद, है ना, यहीं के जो लोग थे, यहीं यहाँ के जो वंशज थे उनको हम कुरु कहते थे, कुरु वंश कहते थे। तो इनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर को मतलब ऐसा माना जाता है कि ये महाभारत के दौरान में कुरुओं की राजधानी थी। तो बीवी लाल ने यहीं पे खनन किया था। ठीक है, तो बीवी लाल को यहाँ पे आबादी के 5 स्तर के साक्ष्य मिले। 5 स्तर के आबादी के साक्ष्य का मतलब क्या है कि अलग अलग समय काल के अलग अलग लेयर्स मिले। जैसे कि मान लो हड़प्पावासी रहे पहले वाले लेयर में, ये पहला स्तर हो गया मान लो। उसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य का समयकाल आया, या फिर कोई दूसरी सभ्यता आई, फिर वो खत्म हो गई, फिर उसके ऊपर अगली सभ्यता का विकास हुआ, है ना। मतलब कहने का ये कि लेयर कैसे बनता है? जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा, मान लो बाढ़ आ गया, पूरी सभ्यता जमीन के नीचे दफन हो गई, है ना। फिर उसके ऊपर बाद में जब वो एरिया सूख गया होगा, फिर बाद में लोग आए होंगे वहां पे 500 साल बाद या 1000 साल बाद बस गए होंगे वहां पे दोबारा से, तो उससे एक नया लेयर बना होगा। फिर वहां पे मान लो फिर से कोई सुनामी आ गया, तूफान आ गया, फिर से वहां की सभ्यता खत्म हो गई, फिर कुछ साल बाद वहां पे लोग आए, वहां पे घर बनाना शुरू किया। तो इस तरीके से क्या होता है, आबादी के अलग अलग लेयर्स बन जाते हैं ना, स्तर बन जाते हैं, और वो इतिहास के बारे में अलग अलग समय काल के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो जब बीवी लाल ने खनन किया हस्तिनापुर में, तो आबादी के 5 स्तर के साक्ष्य इनको मिले थे। यहाँ पे हमारे लिए दूसरे और तीसरे स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना बहुत जरूरी है। दूसरे स्तर पर क्या मिला है जी? दूसरे स्तर पर मिले जो घर है, आवास है, यहाँ कोई निश्चित परियोजना नहीं थी। मतलब दूसरे स्तर के जो घर मिले हैं ना आबादी के, वो बिल्कुल कोई निश्चित परियोजना के अनुसार नहीं बनाई गई। जो सबसे पुराना पहला लेयर होगा वो सबसे पुराना, दूसरा उससे भी नया होगा, फिर तीसरा उससे भी और ज्यादा नया होगा, चौथा उससे भी और नया, और पांचवा होगा वो सबसे ज्यादा नया होगा। इस तरीके से आप समझिए। तो दूसरा जो साक्ष्य मिला है, वहां पे मिट्टी के बनी दीवारें मिली है, कच्ची मिट्टी की जो ईंटें है वो भी मिले हैं, है ना। सरकंडे की छां वाली मिट्टी के प्लस्तर भी चढ़ाई गई थी। जो सरकंडे के पौधे होते हैं उसके ऊपर जो मिट्टी का प्लस्तर चढ़ाया गया था, ऐसी दीवारें हमें मिलती है। मतलब सरकंडे की दीवार वगैरह बनाए गए थे। तीसरे स्तर के घर जो है वो कच्ची और पक्की दोनों ईंटों की बनाई गई थी, यानी कि ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। ज्यादातर ईंटों के माध्यम से यहाँ पे घर बनाए गए थे, और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो नाली वगैरह बनाई गई थी ताकि गंदे पानियों को नगरों से निकाला जा सके। तो ये ज्यादा नियोजित था तीसरा स्तर। इस समय तक ज्यादा नियोजित ढंग से
बस्तियों को नहीं बसाया गया था, इसके बारे में बताना चाहते हैं हमारे बीबी लाल जी। आखिरी क्वेश्चन हमारा आ गया है जी। आखिरी क्वेश्चन क्या है? महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, क्या आप इस कथन से सहमत है ना? छोटा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका करता है भाई, आता है क्वेश्चन है। तो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है कैसे? देखो, महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ मान सकते हैं। गतिशील ग्रंथ उसे कहा जाता है जिसमें लगातार बदलाव हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, लगातार कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ माना जाता है क्योंकि संस्कृत के पाठ के साथ ही इसे समाप्त नहीं किया गया, बल्कि इसकी कई बार पुनर्व्याख्या की गई, कई बार अनेक भाषाओं में लिखा गया है ना? जैसे कि इसके पाठांतरों को अलग अलग भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अनेक कहानियों को इसमें शामिल किया गया है, इसको मूर्तिकला और चित्रकला के माध्यम से दर्शाया गया है ना? आप मूर्तियों में और चित्रों में भी इसको देख सकते हैं, मूर्तिकला चित्रकला के माध्यम से दर्शाया गया। महाभारत ने क्या किया है? नाटकों के लिए, नृत्य कला के लिए विषय वस्तु प्रदान किया है। आप महाभारत को नाटक के माध्यम से भी देख सकते हैं, नृत्य कला के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ठीक है जी। अनेक लेखक है, एक लेखक नहीं बल्कि बहुत सारे लेखकों ने मिलकर इस ग्रंथ को लिखा है, तो इसलिए भी गतिशील कह सकते हो। और इसकी रचना में लगभग 1000 वर्ष से भी ज्यादा का समय लगा है, ठीक है जी। तो ये सारे पॉइंट जो है इस बात को इंडिकेट करते हैं कि महाभारत जो है वो एक गतिशील ग्रंथ था। चलिए जी, अब तो ये हमारा हो गया है खत्म। ये जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपकी यहीं पे समाप्त होती है। अब जरा हम बात कर लेते हैं नोट्स वगैरह की। देखो, फ्री पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है जी। टेलीग्राम पे आप जाके सर्च करेंगे रोशन शाह स्टडी पॉइंट, ठीक है। और रोशन शाह स्टडी पॉइंट जैसे सर्च करेंगे आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, ठीक है जी। तो टेलीग्राम पे आप सभी जाके सर्च करेंगे रोशन शाह स्टडी पॉइंट और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे आपको कौन से नोट्स मिलेंगे? तो आपको सिर्फ चैप्टर की हम आपको पीडीएफ जो है फ्री में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर की पीडीएफ और जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ है दोनों एक साथ आप डाउनलोड करना चाहते हैं, एक साथ पीडीएफ में पूरी एक बुक का एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना होगा, ठीक है। और उसका जो लिंक है, वेबसाइट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ पेमेंट लगेगा। फ्री पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे चैनल हमारे चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे हम सभी चैप्टर की पीडीएफ जो है वो फ्री में आपको प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे से बात भी कर सकते हैं वहां पे और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बस इसी तरीके से आप लोग वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।